वो सीएम नहीं, वो चीएम है। वो सपने चिलमिली सपने देखने वाला चीएम है, जो उसी की वजह से पूरा हरियाणा को आज बर्बाद करके रख दिया बाबू बेटा ने। ये धृतराष्ट्र की सोच जो है ना हुड्डा साहब की, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए। और मेरी मिसिस जुलाना में चुनाव लड़ती तो इस बाबू बेटा के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, इनकी हिम्मत नहीं होती मेरे मैम के अंदर घुसने की। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे सामने बैठ के मेरी 10 बातों का जवाब दे दें। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं तब तक दीपेंद्र, उसके बाद दीपेंद्र जो है ना, कोई पार्षद का चुनाव तो जीत के दिखा देगा यहाँ से। मैंने तो चुनाव हारने के बाद बंद कर दी, उसने तो आज तक साइकिल नहीं चलाया, वो कैसे हो गया? उन पे तो नहीं कर, तो ये नहीं पूछते कि अगर मैंने बंद कर दी तो जो विधायक बने उससे वो चलाए ना। क्या ये लायबिलिटी मैंने कसूर किया क्या? चलाया था, चलाए तो एक मैं जो है ना भूपेंद्र हुड्डा के कहने से दीपेंद्र कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता माइक में, वो कुछ है ही नहीं। सब जानते हैं इस बात को आदमी। वो क्या है, वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है इसलिए, अदरवाइज उसके अंदर मेरे सामने बिठाओ ना स्टेज पे, मैं बार बार चैलेंज कर चुका हूँ इस बात को। अब ये चीजें खुद भी नहीं जीत पाया। अब ये चीजें नहीं चलने वाली, ये बहुत हो गया। ये जो ये दुकान चल रही है, अब ये दुकान नहीं चलेगी। तो भाजपा तो अब विजन के साथ, सोच के साथ, अब सब जो ये जिनके आपने नाम लिए हैं, इनका सबका कैरेक्टर जो है ना लोगों के सामने है। मैं हरियाणा का इकलौता विधायक था जिसने उस टाइम पे 65 किलोमीटर के खेत खलियान के रास्तों को जो है ना ले गए और उसके टेंडर करवा के अलॉटमेंट करा दी थी उससे पहले। आज मेरे पूरे हलके के अंदर जो काम चल रहे हैं वही उनके खेत खलियान के रास्तों के काम चलने लग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मेहमान है बलराज कुंडू। बलराज कुंडू महम चौबीसी की आवाज़ है। विधानसभा में लंबे समय 5 साल तक जनता की आवाज़ उठाई। 2024 के चुनाव में वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए, अब फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तो हम बलराज कुंडू से उनके राजनीतिक करियर, महम चौबीसी की समस्याएं और हरियाणा के लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। कुंडू साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद ओपी भाई, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। पहले तो आपके इस चैनल हरियाणा टॉक का जो आपने शुरू किया है बहुत अच्छे, उसके साथ में आपका ये चैनल, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आपका ये चैनल यूं ही ग्रो करता रहे और हरियाणा प्रदेश के लोगों की समस्याएं और नेताओं से उनके विचार साझा करके आप जनता को रूबरू कराते रहें। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो एक मौका दिया है, और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहता हूं। और आप सबको भी मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की विशेष करता हूं। बाकी आज आपके इस उसमें रूबरू होके कुछ अपनी कुछ आपकी जी, सुनने आया हूं। शुरुआती जो जीवन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पहले जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो बातें हैं, जनता के जो आरोप है, हम सीधे वहीं पे चलते हैं। जी, 2024 का आपने इलेक्शन लड़ा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए। जी, उसके बाद जो आपने बेटियों के लिए, महम की बेटियों के लिए जो निःशुल्क बसें चला रखी थी, 18 से 20 बसें, वो बसें आपने बंद कर दी। इसको लेके जनता में काफ़ी नाराज़गी भी हुई और आप पे ये आरोप भी लगे कि ये जो बसें चला रखी थी ये सेवा के लिए नहीं, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए चलाई गई थी। मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात का ही की जवाब देना चाहूँगा। क्या ये राजनीति उद्देश्य है और ये लायबिलिटी सिर्फ बलराज कुंडू की बनती है पूरे हरियाणा प्रदेश में? मैं आपसे के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना भी चाहूँगा कि ये सदियों से, इतने साल से हरियाणा प्रदेश में
एमपी एमएलए बनते आए हैं और ये मौजूदा हालात में जो बने हुए हैं, और आज जो मैं अपने महम की बात करूं तो जो मौजूदा विधायक है उसने क्या चला रखा था वहां। मैंने तो चुनाव हारने के बाद बंद कर दी, उसने तो आज तक साइकिल नहीं चलाया, वो कैसे हो गया। उन पे तो नहीं कर दो, ये नहीं पूछते कि अगर मैंने बंद कर दी तो जो विधायक बने उससे वो चलाए ना। क्या ये लाइबिलिटी मैंने कसूर किया क्या चलाया था? चलाई तो मैंने 10 साल बसें चलाई। और जो रही बात बंद करने वाली बात है, ये सिर्फ कांग्रेस के लोग जो है, जो मेरे विरोधी लोग हैं, इस बात का प्रचार वही लोग करते आ रहे हैं। वो बसें खड़ी हैं, आज मैंने बेच नहीं दी। मैं आज भी जो है ना उनके ड्राइवरों को उनके रख रखाव के लिए रखा, उनको तनख्वाह देता हूँ। और पिछले महीने मैंने मीटिंग रखी थी अपने कार्यकर्ताओं की महम में। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। जी। तो उस टाइम पे वही जो है मेरे विरोधी लोगों ने सोशल मीडिया पे सगुफा छोड़ा था कि अब ये बस दोबारा चलाने जा रहा है, इसके बखावे मत आना, ये है वो, अब तरह तरह की बकवासबाजी उन्होंने करी। क्योंकि ये मेरी बसें उनके लिए एक जो है ना ऐसा भूत है जिससे रात को भी सपने में दिखता हूं मैं उनको। तो बसें चलाने से बहकावे में नहीं आई, ये तो कोई बात भी नहीं बनती अगर कोई ऐसी बात कह रहा है। मैं जो इस टाइप का, उन्होंने कई दिन सोशल मीडिया पे बड़ा तांडव रखा। ये बसें ना तो मैंने उन विरोधियों के, उनके बोलने वालों के पूछ के चलाई, ना उनसे पूछ के बंद की, ना उनसे पूछ के आगे चलाऊंगा। मेरी जो टीम इसको बंद करवाया था, जो उस दिन आप उस दिन का वीडियो देखो, करीबन 4-5 हजार लोग मेरे ऑफिस पे थे रिजल्ट आने के बाद में। और वो जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ इन बसों के प्रति गुस्सा वो जाहिर किया था। मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता, मेरी टीम, मेरा परिवार है, मेरे महम के लोग हैं। उन महम के लोगों ने और मेरी माताओं बहनों ने और सबने निर्णय लिया था इनको ना चलाने का। मैं ना चाहते हुए भी मैंने जो है ना उनके निर्णय में हाँ भरनी पड़ी थी। मेरा मन उस दिन भी दुखी था और आज भी दुखी है। मेरे फार्म पे बसें खड़ी हैं। मेरा 1 एकड़ तो जगह जहाँ मैं सब्जियां ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता था अपने घर के लिए, उसको जगह को कवर करे किया वो उन्होंने। वो खड़ी खराब हो रही है। हम ये कह सकते हैं ये बलराज कुंडू का फैसला नहीं, मैम के आपके ये समर्थकों का आप फैसला जो है ना उस दिन, अभी 23 तारीख को ही देख लेते हैं आप। उस दिन हमने निर्णय लिया था भाई उनको करके खुश करके मैं चलाऊंगा, लेकिन वहां 2 भागों में बट गए। आप उस दिन का वीडियो भी शायद कोई मिल जाएगा, आप वहां से निकलवा लेना। कई साथी जो रिकॉर्ड कर रहे थे उस बात को, आपस में किस प्रकार की तनातनी हो गई थी। मैंने फिर उस बात को रोक के जो है 1 अक्टूबर का समय लगेगा, 1 अक्टूबर को तुम्हारे को और समय अच्छी तरह विचार करके आना। मैं दुखी हूँ इस बात से। मैं मेरे सेक्टर 14 में रहता हूँ, यहीं सामने यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहाँ वो बहन बेटियाँ आती हैं। मैं उनकी तकलीफ को सुबह शाम महसूस करता हूँ और देखता हूँ। और जो इस प्रकार की बकवास करने वाले लोग हैं, जो मेरे विरोधी हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो बोले ना दीपेंद्र हुड्डा को, जो बड़ी बड़ी बात करे भूपेंद्र हुड्डा को, क्योंकि मेरी हार, मेरे को हराना बलराम डांगी के बस की बात नहीं थी। मेरे को हराया दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा उसकी मां ने। इतने विजिट जो महम के अंदर इन्होंने की, जो नौकरियां बांटी, जो रेवड़ियां बांटी नौकरियों के नाम पर, उसमें बहका कर लोगों को जो है ना, मेरे उसमें लोगों ने ना चाहते हुए दिल आत्मा मार के जो है ना नौकरी के नाम पर उसका बेटा बेटी जो है ना नौकरी मिल जाएगी, उन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट दी। आज वो पछता रहे। तो आपने लोकसभा चुनाव में तो दीपेंद्र हुड्डा की मदद की थी। वही तो गलती होगी, वही गलती होगी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मेरे ठोडियों को हाथ लगा रहे थे उस दिन तो, और क्या क्या बातें करी। मुझे टिकट दे रहे थे। मैंने पहले भी कहा, आज कह रहा हूं, मैंने टिकट लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैं पद का भूखा नहीं हूं। मुझे एमएलए नहीं बनना। मुझे इन लोगों, क्योंकि वो कांग्रेस का एमएलए अपना पिट्ठू और अपना गुलाम बनाकर जो है ना मुझे बनाना चाहते, जो मुझे कतई मंजूर नहीं था। एक मैं जो है ना भूपेंद्र हुड्डा के कहने से दीपेंद्र कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता माइक में, वो कुछ है ही नहीं। सब जानते हैं इस बात को आदमी। वो क्या है, वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का बेटा इसलिए, जो अदरवाइज उसके अंदर मेरे सामने बिठाओ ना स्टेज पे, मैं बार बार चैलेंज कर चुका हूँ इस बात का। चुनाव से पहले तो उनको भावी सीएम कहते थे। वो सीएम नहीं, वो चीएम है।
वो सपने चिलमिली सपने देखने वाला चीएम है जो उसी की वजह से पूरा हरियाणा को आज बर्बाद करके रख दिया बाबू बेटा ने। ये धृतराष्ट्र की सोच जो है ना हुड्डा साहब की, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए। वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति की बात करें तो उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरे हरियाणा को गिरवी रख दिया। उनका अहंकार उस बात को ले डूबा। उन्होंने मेरे से वादा किया था वो अपने बेटे के लिए किसी को भी सेवा करते हैं। रही बात सच्ची, किसी दबंग और सच्ची बात कहने वाले किसी इंसान को, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा नथिंग एल्स, 0/0 है। उनको डर लगता है किसी पढ़े लिखे को मजबूत अगर कोई सामने से कोई खड़ा होता है एक आम समाज से उन तकलीफ को जानने वाला। बलराज कुंडू उनको अपने बेटे के लिए खतरा महसूस हुआ है। मैं तो उनको उस टाइम पे ये कह रहा था कि मैं जीत के मैंने पब्लिक के बीच में मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उनको ये पता था बलराज कुंडू तेरे बेटे को खा जाएगा, ये कुछ है ही नहीं, 0 है ये। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं तब तक दीपेंद्र, उसके बाद दीपेंद्र जो है ना कोई पार्षद का चुनाव तो जीत के दिखा दे यहां से। मैं चैलेंज करता हूं इस बात, और अब की बार आने वाले लोकसभा में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं, जितनी वोटों से अब की बार जीता था उससे अगर ज्यादा वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हारा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? मेरा लक्ष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस वोटों से ज्यादा हराना। ये तो समय बताएगा। मेरा टारगेट, मेरी सोच है उसके सामने चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार इन्होंने झूठ बोल के जो लोगों को, हमारे समाज को कट ऑफ कर दिया छत्तीस बिरादरी से। शर्फ अपने जो है इनसे पूछने वाला हो, इन्होंने आज तक किया ही क्या? 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे सामने बैठ के मेरी 10 बातों का जवाब दे दें। 10 साल एज चीफ मिनिस्टर रहे, इस हरियाणा प्रदेश को बेच दिया उन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत के वो अपने आप को आज बड़ी बड़ी बातें करके जाटों का लीडर बताते हैं। मुझे एक नाम बता दें तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसने किसी एक जाट को आगे बढ़ाया उन्होंने। रोहतक में चौधरी कौन थे सब जानते हैं। शिवाय जो है ना यहाँ के लोगों को चपड़ासी, कलरक, 3rd और 4th क्लास के एम्प्लॉइयों के अंदर, उनकी नौकरी के अंदर, वो भी इनके जो एजेंट थे वो पैसे ले लेके जो लोगों को लगाया। कितने यहाँ के ग्रामीण अंचल के जो किसान के बेटों को जो HCSR वो लगाया, बताओ। मैं पूछता हूँ कितने को मंत्री बनाया, कितने को चेयरमैन बनाया? जरा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट जिसको ये अपना गढ़ मानते हैं बताएं तो। ये तो हालात हैं। आज लोग जो है इस बात के लिए बेबस हैं। इनको सीएम के नाम पर जो है ना एक बहका कर नौकरी। अब आप सीएम साहब हुड्डा साहब का उस टाइम का स्पीच देखो, एक ही बात कहते थे ना, मेरे महम में जो उन्होंने बात बोली, तब मैंने मुख्यमंत्री बना दो, मैं थारे छोरे ने नौकरी में ला दूंगा। बस आज बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है। इनके जो एजेंट मठाधीश जितने चौधरी थे सबको जो ना सारे सरपंचाता ही बांट रखी थी। दीपेंद्र कहा करता 5 करोड़ 10 करोड़ ग्रांट, जिस दिन बन गया अगले दिन ग्रांट। वो पंजा का ताण होकर लग रहे थे। हर गरीब को एक सरपंच का बड़ा इफेक्ट होता है गांव के अंदर। वो गरीब आदमी को आज से कभी बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए सरपंच के पास जाना पड़ता, मोहर लगवाने के लिए। उन सबको दबा के रख दिया। आपने 5 साल आप विधायक रहे। हाँ, तो महम में क्या करवाया? देखिए, महम में जो महम की आवाज थी, जो महम की तकलीफ थी, जितनी डेवलपमेंट महम की रिक्वायरमेंट थी या होनी चाहिए थी, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। एक भी इशू ऐसा मिल जाए जो मैंने वहां पूरी मजबूती से कदम ना उठाया। करना ना करना सरकार के पास, मैं तो विपक्ष में बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं आज एक दावा और चैलेंज करता हूं। करीबन 10 महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर में चुनाव, 10 महीने से ज्यादा हो गए जी। आज भी महम के अंदर जितने काम चल रहे हैं, वो जो मैंने सैंक्शन कराए थे वो काम आज चल रहे हैं। इस 10 महीने के दौरान मौजूदा विधायक ने अगर 5 पैसे का कोई काम सैंक्शन कराया हो तो मैं उस बात की गारंटी लेता हूं। उस पिछले 2024 के अक्टूबर के चुनाव से पहले ग्रामीण के जो है ना खेत खलियान के रास्ते के नाम से सरकार ने जो है ना 25-25 किलोमीटर दिए थे।
अपने बीजेपी के विधायकों को और बाद में इंडिपेंडेंट विधायकों के लिए बोला था। मैं हरियाणा का इकलौता विधायक था जिसने उस टाइम पे 65 किलोमीटर के खेत खलियान के रास्तों को जो है ला गए और उसके टेंडर करवा के अलॉटमेंट करा दी थी उससे पहले। आज मेरे पूरे हलके के अंदर जो काम चल रहे हैं वही उनके खेत खलियान के रास्तों के काम चलने लग रहे हैं। बलराज कुंडू, मैंने महम के अंदर जो है ना पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। दोनों लाइन को मेरे को रोकने के लिए जो वहां के मठाधीश थे ना, जो वहां के नेतागण, उन्होंने पूरा जोर लगाया, फिर भी मैंने पूरे प्रयासों के साथ में मैंने दोनों कामों को सिरे चढ़ाया। एक का टेंडर जो है ना कल या परसों ही होगा सिरे चढ़ाया, जो उस टाइम पिछले 2 साल पहले से मैं लगा हुआ था, पानी का 45 करोड़ का। हम देखते थे बलराज कुंडू हर दुख तकलीफ में जनता के लोगों के साथ रहता था। किसी की भैंस मर गई, उसको मुआवजा आपने अपनी जेब से दिया। किसी के खेत में आग लग गई, उस किसान को मुआवजा आपने दिया। किसी का बाढ़ में बरसात में मकान गिर गया, उसका मुआवजा आपने दिया। आपने इतने विकास काम करवाए, बेटियों के लिए बसें चलाई, इतना सब कुछ करवा दिया। इसके बावजूद आपको क्यों हरा दिया? इसको आप क्या मानते कि लोग जो है वो विकास को काम देते हैं, वोट देते हैं, या नेता विशेष को देते हैं? देखिए ओपी भाई, मैं उसमें मैंने भी बताया, आज परिस्थिति ऐसी है ग्रामीण अंचल के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारा जो ये बेल्ट है ना, रोहतक झज्जर सोनीपत की, यहाँ जमीनें जो है ना नामात्र बची हुई है। खेती के लिए जमीन नहीं बची, अब बहुत कम बची। पहले नहीं जमीन वैसे भी जैसे जो लैंड आती है ना, आज का जो युवा जो आज खड़ा है, उस बच्चे के अगर आप डीपली जाओगे तो उसको आधा किला, 1 किला बहुत बड़ा ही लक्की होगा जो 2 किले का वो होगा। मतलब 5 या 10 किले का किसान तो एक गांव के अंदर 5 और 10 किले का जो आज के युवा को आते होंगे, वो आपको जो है ना 2-4 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और उसके बावजूद हमारे क्षेत्र की 50% लैंड तो आज पानी की वजह से या पानी ना होने की वजह से बिल्कुल बर्बाद है, उसमें कुछ होता जाता है, कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो आज हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि वो नौकरी के लिए कुछ भी, और उस दौरान उन लोगों का आज नौकरी नहीं मिलती तो उन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। एक सबसे बड़ी सच्चाई है आजकल। पहले तो 4-4, 5-5, हम 4 भाई हैं, हमारे फादर साहब 4-4 थे, आज तो बच्चे ही 1-1 बेटा 1-1 बेटी है। अगर उस एक बेटे की शादी नहीं होगी तो आगे वंश कैसे चलेगा? माँ बाप को, दादा दादी को रात को नींद नहीं आती। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं मेरे चुनाव के अंदर, जो लोग चुनाव से 4 दिन पहले मेरे लिए मरने कटने को तैयार थे मेरे विरोधियों के साथ में, और आखिरी रात में उनको तोड़ लिया ये कह के बलराज कुंडू क्या कर छोरन नौकरी जब मिल लगी, जो इसने ब्याजब होगा जब इसने नौकरी मिल लगी। ऐसे ऐसे बुजुर्गों को तोड़ लिया, ऐसे ऐसे माँ बाप को तोड़ लिया जो आत्मा मार के, उनकी आत्मा और दिल मेरे साथ था, लेकिन बेटा और बेटी को नौकरी मिल जाए इस बात के लिए वो पलट के अगले दिन जो ना कांग्रेस की वोट दे दी। तो ये परिस्थिति लोग आज पछता रहे हैं, मजबूर हो गए। मैं लोगों की गलती नहीं मानता, हालात परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो कई बार ना चाहते हुए भी इंसान उसकी तरफ उसको मजबूरन जाना पड़ता है। और वही हालात इन बाबू बेटा ने जो है ना लोगों को ये झूठे दिलासा, मैं कहता रहा कि नौकरी नहीं है, ये जो नौकरियों के जो पिटारे बांट रहे हैं, इतनी नौकरी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस बात में तो आपको ऐसे एग्जांपल दूं, मेरी कंपनी में मैंने जिसको नौकरी दे रखी थी, उन बच्चों ने, उन परिवार ने कांग्रेस की वोट दे दी, उनको ये कह दिया था प्राइवेट है कदे हटा देगा कुंडू, तो सरकारी एसडीओ हम लोवाएंगे, सरकारी जेई हम लोवाएंगे, सरकारी का जासा देकर। तो ये इसमें मैं देखो लोगों की आज की परिस्थिति में उनको मजबूर करके, उनको ब्लैकमेल करके इमोशनली ब्लैकमेल किया उनको।
तो भाजपा की जो पर्ची खर्ची का दावा था कि भाई पर्ची खर्ची को बंद किया, हमने रोजगार दिया, उससे कितने सहमत है? देखिए, आज एक बात है, पर्ची खर्ची वाली बात में तो कितनी सच्चाई आप सब भली भांति परिचित है, लेकिन बड़ी ना छोटी सही। आज वैसे तो ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, मेरे देश के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है कि एमए, एमफिल, पीएचडी, बीटेक, एमटेक बच्चे एक चपड़ासी की और उसकी डी ग्रुप की नौकरियों में अप्लाई कर रहे हैं, जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन आज गांव में ये लोग हो गया, भाई जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको नौकरी मिल जाएगी। पर्ची खर्ची बंद हुई है, मैंने बताया ना, लेकिन वहां मुझे एचसीएस लगते हुए नजर नहीं आए, कोई एसडीओ लगते नजर नहीं आए कोई उस गरीब के और उसके। लेकिन आज की बेबसी की हालत में वो डी ग्रुप में सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। बेरोजगारी की मार है ना? बेरोजगारी की मार है। रोशी मार की जेल मुझे भी पड़ी, मैंने भी भुगतनी पड़ी, लेकिन कब तक चलेगा ये? आज पूरे प्रदेश के अंदर जो जाट हमारा जो कम्युनिटी चिल्ला रही थी, उड्डा उड्डा, दीपेंद्र दीपेंद्र, दीपू दीपू कर रही थी, आज सबसे ज्यादा गालियां कोई दे रहा है तो वही कम्युनिटी इन दोनों बाबू बेटों को दे रही, हमारे को बर्बाद कर दिया। बीजेपी उनको घास डाल नहीं रही, क्योंकि बीजेपी ये बोलती है कि इन्होंने हमारे को वोट नहीं दी, कांग्रेस को, हुड्डा को वोट दिए, और उनका पल्ला कुछ है नहीं, और बीजेपी उनकी सुन नहीं रही। आज वो कहां जाए, किस बेबसी की हालत में। मतलब आपका ये कहना है कि जो जाट समाज है, हुड्डा ने जाट समाज को पीछे किया है? जाट समाज को पीछे नहीं, उसको गर्दिश में खत्म कर दिया, उसको अकेला लाकर छोड़ दिया। ये उस टाइम से शुरू कर रखी है जिस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। वो जाट आरक्षण का जो ना करने वाला ऐसा एक चाबुक चला के गए थे इस समाज के ऊपर कि उसने हमारे से 35 बरादरी, आज चर्चा करते हैं हमारे लोग, हमारे नेता, 35 बरादरी हमारे खिलाफ नहीं। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। हमारे अगेंस्ट हम खुद हैं। हमारे नेताओं ने सिर्फ हमारे को वोट मशीन समझकर वो अपने आप को दावा करता है हम जाट नेता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने अपना एक वो कर दिया, किया कुछ नहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने इनके लिए, लेकिन सिर्फ इनके नाम पर जो है ना वोटें वो करके थी। तो इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा क्यों दोषी? अब अभय सिंह चौटाला भी जाटों की राजनीति करते हैं, दुष्यंत चौटाला भी राजनीति जाटों की करते हैं। तो हो गए वो, दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त कर दी, एक बार जाटों की वो कर दी थी, अब की बार यही हाल इन बाबू बेटा का होने वाला है अगले आने वाले में। पिछली बार उसी नाम से जो है ना दुष्यंत चौटाला को सीटें देकर 10 सीटों के साथ में विधानसभा में भेजा और मलाई लूट गया उप मुख्यमंत्री की सीट के ऊपर जो है ना भाजपा के साथ में। 4.5 साल उसने जो है ना मलाइयाँ खाई। तो अगली बार क्या किया? पिछली बार 55,000 वोटों से जिताया था, अब की बार जमानत जब्त क्यों कर दी? आने वाले अब अगले चुनाव के अंदर यही हालात, यही जो गढ़ बोल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इन बाबू अगली बारी जो है ना, दीपेंद्र की तो बात ही छोड़ दो, मैं कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कलोई में जीतना भी जो है ना मुश्किल है, वो भी नहीं जीत पाएंगे। ये वही वो एग्जाम्पल आपने सही दिया। कहां थे उसी में, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, अभय सिंह चौटाला जीत गया। अब ये चीजें खुद भी नहीं जीत पाया। अब ये चीजें नहीं चलने वाली, ये बहुत हो गया, ये जो ये दुकान चल रही है, अब ये दुकान नहीं चलेगी। तो भाजपा तो अब विजन के साथ, सोच के साथ, अब सबका सब जो ये जिनके आपने नाम लिए हैं, इनका सबका कैरेक्टर जो है ना लोगों के सामने है। तो बीजेपी भी तो कास्ट की राजनीति करती है। जब ये अपनी एक कौम को उठाए फिर बीजेपी क्यों नहीं करे? मतलब बीजेपी करे तो बीजेपी आप ये करे तो गलत। आप तो ये आप बीजेपी कर ये करे तो सही और बीजेपी करे तो गलत, ये तो गलत है ना।
मतलब बीजेपी का मैं कल एक जो है उसमें एक इंटरव्यू देख रहा था अभय सिंह जी का, वो बार बार, अरे आप प्रदेश में मुख्यमंत्री की चाहत रखते हो तो एक जाट कम्युनिटी की बात कैसे करे? मैं जाटों का नेता हूं। प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वो बनना चाहिए ना जो छत्तीस बिरादरी का जो है ना नेता हो। आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि मैं जाटों का नेता हूं? हुड्डा नहीं है जाटों का नेता तो मैं हूं, सबसे बड़ा उनका वो मैं हूं। मैं पैसे दे के आया, मैं ये करके आया, मैं वहां गया, मैं जाट आरक्षण में गया, ये हो गया हुआ। तो एक कम्युनिटी से आप बढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री? आपने कभी जाटों राजनीति नहीं की? आप बताओ मुझे। देखो मुझे गर्व है, अपनी जाति में सबको गर्व है, लेकिन मैं हमेशा छत्तीस बिरादरी का, आज भी मुझे जो वोट आई है, मुझे जो अदर कास्ट की वोटें जो है ना 80% उसकी हैं। मेरे यहाँ के जो है ना मैक्सिमम मेजोरिटी में तो जो वो भूपेंद्र हुड्डा को वोट दी है जाटों ने। हाँ, मेरे को जो वोट आई आप देख लो, मैं जितने जाट बाहुल्य मेरे वो हैं उनमें जो है ना 95% में हारा हुआ हूं, और जो नॉन जाट के जितने वो हैं उसमें 90-95% में जीता हुआ हूं। मैं मदद की है, गरीब आदमियों की मदद की है। मैंने 3,500 के करीब जो है ना लड़कियों के में जो छोटा मोटा जो मेरे से भगवान की कृपा से मेरे से बना, उसमें 90% जो है ना उनका वो देखो ना किसकी लड़कियां। मैंने लड़कियों की फीस दी है, उसमें 90% देखो ना किसकी लड़कियों की फीस दे रखी है। हमने आपकी जो एक वो जो फाउंडेशन है या जो एनजीओ है, नहीं एनजीओ नहीं है मेरा कोई, नहीं वो जो नहीं। आपके एकेडमी का जो काम है, जो बच्चों को आपने ट्रेनिंग सेंटर जो खोले, मैंने जो बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर खोले, माय डियर, मेरा कोई एनजीओ काम नहीं करता। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये बार बार जो चीजें वो कर रहे थे, ये तो टैक्स बचा रहा है। अब तो 10 महीने हो गए मेरी बसें नहीं चल रही, बसें खड़ी हैं उनको दे रहा हूँ। अब कौन सा वो टैक्स वो बचा लेना। कोई एनजीओ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई वो नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो बसें चलाई आपने, उन बसों में जो बच्चे आपके इलाके के पढ़ के रोहतक में आके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ के जो बच्चे आए, उसके बाद आपने 2-3 जगह पे कोचिंग सेंटर खोले, लखन माजरा में खोला, महम में खोला, तो उसका फायदा। बाबा कालिदास का नाम लिखा था उसके ऊपर, कोई एनजीओ नहीं होगा। एनजीओ नहीं है, मैं आपका कह रहा हूँ जो आपने करवाया, उसका फायदा ये हुआ कि जब भी पुलिस की नौकरी लगी या सी की डी की लगी, तो आपके इलाके की बेटियां खासकर काफ़ी ऐसी थी कि जो उसमें सेलेक्ट हुई, काफ़ी वहाँ के जो बच्चों को रोज़गार मिला, खासकर बेटियों को, और हायर एजुकेशन का जो रेशो है वो भी काफ़ी बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, तो आपने जो बसें चलाई वो सब किया, उसका फायदा इस इलाके को हुआ है, बेटियों को हायर एजुकेशन में ज्यादा आई है। इसमें कोई वो नहीं है कि आज अगर आप सर्वे करेंगे तो पूरे जिले की मैं मेरे ख्याल दावा करता हूँ पूरे हरियाणा की अगर आप बात करेंगे ना, हायर एजुकेशन लेने में मेरे महम हल्का जो है गर्ल्स में हरियाणा में नंबर 1 मिलेगा। बिल्कुल होगा, ये तो हम भी देखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं दोपहर में 12 बजे 1 बजे के आसपास रोहतक में दिल्ली रोड से लेके और छोटूराम चौक तक पिछले साल बेटियां खड़ी होती है जो आपकी बसों में चलती थी। इस साल मैंने नहीं कराया, पिछले साल जो मैंने सारा डेटा लिया था, 12th पास करने वाली 95% गर्ल्स जो है ना वो हायर एजुकेशन ले रही थी। 95%। ये मैम ओबीसी जो कि बेटियों के लिए तो पहले एजुकेशन के लिए इतना ज्यादा अवेयर ही नहीं था, वो 95% गर्ल्स जो है ना जो 12th के बाद में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेके हायर एजुकेशन के लिए आ रही थी। तो आपने जैसे कई मेरे पास तो ऐसे लड़कियों ने फोन किए कि मेरे फादर मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते, मैं 10-5 जगह तो मैं खुद जाके उनके माँ बाप को तैयार करके उन बच्चों का मैंने एडमिशन कराया। आपने हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई, इसका उद्देश्य पूरे हरियाणा में घूमना था, पदयात्रा भी आपने निकाली,
तो लेकिन जो चुनाव में जो परिणाम आए वो तो आपकी देखिए, उम्मीद ऐसा है, के अनुरूप नहीं थे। मैं जो सोच लेकर चला था, जो पार्टी बनाई, पार्टी बनाना और चलाना आसान काम नहीं है। बनाना तो बहुत आसान काम, लेकिन पार्टी चलाना वेरी टफ काम। और पार्टी में जो मैंने बहुत बनाकर मुझे अनेकों अनुभव हुए, उससे मेरा नॉलेज बढ़ा। मेरी सोच ये थी शायद मैं इस हरियाणा प्रदेश को जगा पाऊं। और ये राजघरानों की जो दुकान है, जो इनके राजकुमार चौथी पीढ़ी आ गई, जिनका इस समाज में, इस प्रदेश के लिए कोई जीरो भी योगदान सिवाय लूटने के और अपनी दुकान चलाने के अलावा उनका कोई योगदान इस प्रदेश में नहीं रहा। कल से परसों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे जी कि वो जस्सी पेटवाड़ जो नारनौंद के विधायक हैं, उनको मारने की धमकी दी है। एक वो राजकुमार है अनपढ़, सिर्फ वो जो है ना, वो उस राजघराने में पैदा हुआ है, दिग्विजय चौटाला। उसका एक चेला एक विधायक को मारने की, गोली मारने की दे रहा है कि भाई मैं हमारे दिग्विजय के खिलाफ हूं। कोई बोले तो उसको गोली खानी पड़ेगी। गोली ये नहीं देखती विधायक है कौन है। तो ये कार्यकर्ता है, तो बदमाश ऐसे है। ये कार्यकर्ता है, बदमाश है। वो उसका अपना खास, उनके तो है ही वो, तो ऐसे उनके में तो रहता है। वो दिग्विजय चौटाला करेक्टर क्या है? अनपढ़ गवार आदमी है, बिगड़ैल जो है ना, उसके अंदर सारे वो खासियत जो होती है ना, वो सारी क्वालिटी वाला देने होंगे। मैं तो पहले भी कहता था, 10वीं पास करी नहीं और छात्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैंने वो पार्टी बनाई थी कि मैं शायद इस प्रदेश को जागरूक जागाकर मैंने उनसे ये मांगे थे, अपने पढ़े लिखे युवा जागरूक ऐसे डायनेमिक यूथ मुझे दे दो, अपने बेटा बेटी दे दो, जो आपकी तकलीफ और दर्द को जानते हो, ताकि जब वो बेटा बेटी विधानसभा में जाएंगे तभी आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो पाएगा। मैंने प्रयास किया, मैं कामयाब नहीं हुआ। और मैंने तो ये बड़ा बारीकी से देखा है, मैंने बहुत बारीकी से इस बात को देखा और महसूस किया कि लोगों को समझाना जो ना आसान काम नहीं है। इन लोगों को बेवकूफ जो ये बनाते आ रहे हैं राजकुमार, बड़े बड़े सपने दिखाकर, इन राजकुमारों ने जिनकी बात कर रहे थे आप, इन्होंने जो है ना उससे पहले युवाओं को रोजगार देने की बात की, कॉलेज में इलेक्शन करवाने की बात की, ये करने की, बड़े बड़े तूफानी दौर वो दिए। किया कोई काम? 5 साल उप मुख्यमंत्री रह के और जो इस प्रदेश को निचोड़कर और चले गए, वही उनको बेवकूफ बना गए। तो इस प्रकार से जो बेवकूफ और झूठ बोलने वाले लोग हैं, दीपेंद्र जैसे, भूपेंद्र हुड्डा जैसे झूठ बोलने वाले लोग, नौकरियों को नाम पे जो है ना, यहाँ जो है ना लोगों को वो कर लिया। तो झूठ बोलने वाले, इनको झूठे सपने दिखाने वाले लोगों के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। सच बोलकर मैं ये उनसे उनके बेटा बेटी पढ़े लिखे मांग रहा था, मैं उनको आगे लाओ, मेरे साथ जोड़ो। जब वो बेटा बेटी विधानसभा में जाएंगे तभी तुम्हारा जो है ना बच्चों का भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा और सुरक्षित होगा। नहीं तो ये लुटेरे ये जो ऐसे लूटते रहेंगे, अपनी दुकान अपने घर भरते रहेंगे। ये बात नहीं समझ। इसलिए मैं जो सोच लेके चला था उस सोच में मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो बलराज कुंडू अब हार मान चुके हैं? बलराज कुंडू हार नहीं मान चुका है। बलराज कुंडू अपनी तरफ से आखिरी सांस तक प्रयास जारी रखेगा लोगों के बीच में, लेकिन ये बात समझ में जब तक लोगों की नहीं आएगी, अकेला बलराज कुंडू भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी जो पार्टी की बात कर रहे हो, सारी एक भी हरियाणा प्रदेश के जो ये रजवाड़ों के नेता है ना, और खासकर जो किसी हर पार्टी का जाट नेता, कोई नहीं चाहता था बलराज कुंडू जो है ना चुनाव, सब मेरे खिलाफ थे, अगेंस्ट। क्योंकि उनको पता था कि बलराज कुंडू का जो ये पागल बददिमाग आदमी अगर यो आगे आ गया तो तुम्हारी सबकी दुकानें बंद कर देगा। ये आपने मेरा 5 साल, मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ। लेकिन आपको ये भी कहते हैं कि घमंडी है, और घमंड का सिर तो हमेशा नीचा होता है। घमंडी है, मैं इनके पैर नहीं पकड़ता। इन नेताओं को ये प्रचार यही करते हैं ना। घमंडी की इस बात का आप बताओ मेरे अंदर आपने क्या? अगर सच बोलता हूँ तो क्या मेरा एक घमंड है?
मैं घमंडी हूँ नहीं, मेरे लोगों से जाके पूछो ना, वो बताएंगे। मुझे इन नेताओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मतलब आप चापलूसी के दम पे आगे नहीं बढ़ चापलूसी सकते। मैंने ना करी कभी, ना आगे करूंगा और ना कर सकता हूँ। चापलूसी तो वो करेगा ना जिसको कुछ चाहत होगी, कुछ सिस्टम चाहिएगा। मैं तो एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ था, खेत का सारा काम किया हुआ है। 10वीं पढ़ता जी सपने भी देखता तो पुलिस में लग जाऊंगा, उससे ज्यादा सोच ही नहीं थी। आज भगवान ने इतना कुछ दे रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर मैं वो सोच रखूंगा तो क्या होगा। अभी महम के आपके जो शुभ चिंतक है वो कहते हैं कि बलराज कुंडू बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखो, क्या ज्वाइन करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये तो मेरे शुभ चिंतक की तो बात ही छोड़ो। पिछले दिनों एक अखबार ने जी आपके ने बिल्कुल क्लियर ऐसा सर्टिफिकेट दे रखा जैसे मैंने उससे पूछ ली और वो मुझे ज्वाइन करवाया हो बीजेपी। क्या करूं मैं उसका, बताओ। तो ये इस प्रकार की बातें जो है वो चलती रहती हैं। समय बताएगा कि आगे क्या करना है और किस तरफ जाना है। राजनीति में आने के बाद आपको बिजनेस में कितना नुकसान हुआ, ईमानदारी से आप बताना। देखिए, ये दोनों चीजें साथ चल ही नहीं सकती। जो आपने नाम लिया ना, दोनों चीजों को वही आदमी चला सकता, मेरे जैसा आदमी नहीं चला सकता। दोनों चीजें तभी चल सकती हैं जब मैं उस फोरम में ना रहकर, और भी हमारे एक दो साथी मेरे जो है भाई छोटे अभी बने हुए हैं, एमएलए हैं, उनका कभी कोई ना स्टेटमेंट मिलेगी आपको ना कुछ और मिलेगा। उनका उद्देश्य है कि हम बन गए, सरकार के साथ हैं, पार्टी में हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करें, बस दैट्स इट। चारों तरफ आपके यहाँ उधर जीटी रोड में बड़ा अपना बिजनेस फैला रहे कर रहे हैं। गोपाल कांडा जी हैं, वो बिजनेस के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो या तो वो उस टाइप से एमएलए बनकर वो करो, अगर जनता के लिए कुछ करना है, पब्लिक के लिए की आवाज उठानी है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आपने बोलना है, तो फिर दोनों चीजें नहीं चलेंगी, एक ही चलेगी। एक को तो जो है ना शहीद होना पड़ेगा। जब आप 19 से 24 तक विधायक थे तो विधानसभा में आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पे भी लगाए और मनोहर खट्टर को भी बताया कि भाई ये भी मदद करते हैं। वो जो तो उस टाइम पे आपको कोई धमकियां मिली थी आपको बिजनेस में, आपको काम करने के लिए? देखो, ऐसा है, मैं ना तो धमकियों से डरता ना डरने वाला, ये सबको पता है। उसमें मेरे को जो अभी आपने बोला वो लोग कहते हैं घमंडी है, पागल कह सकते हो आप, मुझे घमंडी नहीं कह सकते। जनता के लिए वो तो मैं मान सकता हूँ कि मेरे अंदर वो पागलपन है, जुनून है। उस पागलपन में मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी परवाही नहीं की कभी। और जब तक राजनीति में करने की सोच रखूंगा उसकी परवाह करूंगा नहीं। जिस दिन उसकी परवाह होगी उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, फिर अपना बिजनेस ही करूंगा। एक आखिरी सवाल है जी। दीनबंधु चौधरी छोटू राम हरियाणा की नहीं पूरे भारत के और पाकिस्तान तक के लोग उनके अनुयायी रहे हैं। वो किसान के, मजदूर के नेता रहे हैं। चुनाव से पहले सब दीनबंधु चौधरी छोटू राम का नाम लेके मैदान में उतरते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब उनके जो नाती है चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो खुद अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, जो कि वो उनकी लेगेसी को लेके साथ चलते हैं। तो क्या दीनबंधु चौधरी छोटू राम की राजनीति या उनके विचारों पर कोई हरियाणा का नेता चलता है? आपने दो सवाल कर दिए, आपके एक सवाल में दो सवाल हो गए। एक तो मुझे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बारे में बताना चाहिए और एक होगा चौधरी छोटूराम जी के बारे में। तो दोनों ही बता दो ना आप। मैं पहले चौधरी छोटूराम जी के बारे में बताऊंगा। चौधरी छोटूराम जी तो किसान मजदूर के मसीहा और भगवान हैं। उन्होंने जो काम सरकार में रहकर और जो बड़े ही बुद्धिमता के साथ में शायद हट करते, वो भी जो तलवार उठाते, भाले उठाते तो ना करवा पाते, उन्होंने एक एजुकेटेड होने के नाते, समझ के नाते उस तंत्र में घुस के जो है ना वो चीजें जो है ना वो किसान मजदूर को दिलवाने का काम, उनका हक दिलवाया।
ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। चौधरी छोटूराम को सिर्फ जो है ना भाषणों में याद किया जाता है, और जो लोग उनके बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, उनको धरातल में अपने जीवन में कभी उन चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर उनकी बातों को इम्प्लीमेंट कर लेते, भाई सबसे बड़ी बात तो नहीं कि बोली दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले, अपने पराये की पहचान कर ले और बोलना सीख ले। बोले किसान, यही तो बोला था, वो आज तक नहीं कर पाए। हम तो अपने की टांग काटते हैं। इसलिए आज मैंने जो पहले शब्द बोला, अगर चौधरी छोटूराम जी की बात को अपने जीवन में हम अमल करते तो आज भाई भाई को नहीं मार रहा होता, भाई भाई का गला नहीं काट रहा होता। आज जो हमारे यहाँ नेता हैं जो अपने आप को जाट नेता कहते हैं, उनको कोई उनके लिए जाट नेता सिर्फ वो और उनकी औलाद है, वही जिंदाबाद रहने चाहिए। कोई नया जाट का बच्चा जो है ना पढ़ा लिखा अच्छी सोच वाला के नहीं आना चाहिए, उसको वो किसी हद तक खत्म करने का काम करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल में बैठा हूँ आपके सामने। तो वीरेंद्र सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए, चौधरी छोटूराम के नाम पे जो है ना इतना राजनीति, इतना कुछ राजनीति में मिल गया उनको। अब उनकी वो बढ़े, अब अपने बेटे को आईएएस थे इतने सीनियर, क्या जरूरत थी उनको रिटायरमेंट दिलाने की? ये भूखी तो है, यही तो है। कोई देखिए काबिल आदमी है राजनीति में। देखो, काबिलियत कई तरह की होती है। ब्रजेंद्र सिंह इज वेरी इंटेलिजेंट, तभी तो आईएएस बने, और आईएएस भी रैंक उनका जो है ना टॉप उसमें था। लेकिन वो आईएएस तो बन गए, ये कहां लिखा है कि वो आईएएस जो है ना पॉलिटिक्स में जो लोग होंगे उनके काम उसमें आएंगे। वो सांसद बने तो उनके तो बोर्ड लगे रहते थे, वो गुमशुदा की वो बोल रहते थे। क्यों? जिन्होंने बड़ी बड़ी उसमें बैठ के, बड़ी कुर्सी पे बैठ के, जहां उनके ऑर्डर देते थे, वो पब्लिक में पॉलिटिक में तो वो चाहिए जो पब्लिक की बीच में बैठ के बात सुने। वो तो क्या जरूरत थी चोरी वीरेंद्र सिंह को, उनके बेटे को, ब्रजेंद्र को लेने की? लेकिन ये भूखी तो है। विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक में कुश्ती फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन वो अच्छी कुश्ती लड़ी। आपने मैना में कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि भाई विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाए, हालांकि उसकी एज उस टाइम पे नहीं हुई थी। कांग्रेस ने उसको विधानसभा में भेज दिया, टिकट दिया, जुलाना से चुनाव लड़ी, जीत भी गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने हलके में नजर नहीं आती। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने भी सिफारिश की थी कि देखिए ऐसा है, मेरी सुनिए बात। बलराज कुंडू ने जो कहा वो किया। बलराज कुंडू ने उस टाइम पे जो परिस्थिति थी भी, हमारी बेटी के साथ में जो एक स्टार थी, हरियाणा की आन बान शान थी, उसके साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हुआ। मैंने उसको यही कहा कि जो अन्याय इसके साथ हुआ है, अगर ये बेटी उस तंत्र में आके, स्पोर्ट्स में आके मिनिस्टर बनती है और करती है, तो उन और आने वाली पीढ़ी की हमारी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इसी बात को लेकर मैंने जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका समर्थन किया जी, राज्यसभा की मांग की, और उसका फुल समर्थन भविष्य में करने की बात की। राज्यसभा तो नहीं, कांग्रेस ने उसको, कांग्रेस ने टिकट जुलाना से दे दी। आप सब जानते हैं, वहां से मैं अपनी मिसेज को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी, मेरा दफ्तर भी खुल चुका था जी। लेकिन मैं पब्लिक में कमिटमेंट कर चुका था कि मैं उस बहन को जो है ना उसका समर्थन करूंगा। मैंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था वहां, मैंने उस हमारे प्रदेश की उस बहन जिसके साथ अन्याय हुआ था उसका समर्थन किया था। चलो राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में भेजते हैं, और विधानसभा में जाकर उन बेटियों की आवाज बनेगी, और भविष्य में किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने अपनी मिसेज का चुनाव जो चुनाव कार्यालय खोल रखा था,
उसको उसके हवाले करके वो तो ये तेरा चुनाव और जो चीज़ें हैं और भी जो मैं कर सकता था आपने मदद की? मैंने तो वो किया ना, ऑफिस दिया, सब कुछ दिया। मेरी मिसेज का फार्म जो उसी दिन अगले दिन भरना था हमने उसको कैंसिल किया। मेरे बहुत सारे साथी मेरे से नाराज भी हुए जुलाना की जो तैयारी कर रखी। नहीं तो आप सब जानते हैं, ये तो नहीं कहता मैं कि मेरी मिसेज वहां से चुनाव जीतती, लेकिन मेरी मिसेज वहां चुनाव लड़ती तो विनेश फोगाट चुनाव नहीं जीतती वहां से, ये कन्फर्म था। ठीक है ना, तो विनेश फोगाट चुनाव नहीं जीतती, लेकिन बलराज कुंडू जो कहता है वो करता है, अपना स्वार्थ नहीं देखता उसमें कभी भी। और मेरी मिसेज जुलाना में चुनाव लड़ती तो इस बाबू बेटा के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, इनकी हिम्मत नहीं होती मेरे महम के अंदर घुसने की। बताइए, आप भी सीनियर पत्रकार है, मेरी बात में सच्चाई कितनी है नहीं है। लेकिन मैंने कभी अपना स्वार्थ, मैं अपने वर्ड्स पे खड़ा रहता हूँ। लेकिन वो आपने विधानसभा में भेज दी, लेकिन अब हल्के में तो नहीं आती। और रही बात आगे अगली बात मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी जो ब्रजेंद्र वाली बात हुई, तो विनेश फोगाट एक खिलाड़ी और रेसलर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो है ना पॉलिटिक्स में फेल होगी। तो वही ब्रजेंद्र पे भी लागू होती है ना ये बात। वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, वो आईएएस में टॉपर थे, वो शायद चीफ सेक्रेटरी तक जाते। ये कहाँ लिखा है कि वो चीफ सेक्रेटरी, वो आईएएस जो है ना वो पॉलिटिक्स में भी कामयाब हो गए। तो 29 का चुनाव आप जुलाना से मैडम को लड़वाएंगे? देखिए, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये समय और परिस्थिति बताएंगी। वो परिस्थिति और थी, उस टाइम पे मैं एक पार्टी को लेकर एक नई सोच के साथ में इन राजघरानों से इस प्रदेश का पीछा छुड़ाकर एक नए जो है ना ग्रामीण रूट्स के किसान मजदूर के डायनेमिक और पढ़े लिखे बेटा बेटी को आगे लाने की सोच रखकर चला था कि शायद मैं इसमें कामयाब होऊंगा। इसलिए वो पार्टी बनाई थी और पार्टी के सिस्टम के हिसाब से मैं प्रदेश में, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा मैंने यात्रा निकाली थी। लेकिन उसका जो रिजल्ट और जिस प्रकार से सभी पार्टियों के जो है ये राजघरानों के जो है ना ने मुझे जो है ना रोक कर वो करने की कोशिश की, तो अब मुझे इस बार के ऊपर दोबारा से रीथिंक करूंगा कि आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। तो अब दोबारा से महम, चौबीसी और रोहतक की आवाज़ बलराज कुंडू कब बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा से जो है ना, जब भी कोई मुझे ऐसा हो लगा, मैं तो हमेशा से अपने आप को रोकी, मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। कोई मेरे प्रदेश के, मेरे रोहतक के, मेरे महम के किसी व्यक्ति विशेष या गांव क्षेत्र के ऊपर कोई आपदा या तकलीफ आती है तो बलराज कुंडू तो चाहकर भी नहीं रोक पाता अपने आप को। तो भविष्य में भी क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरी सोच और जज्बे में कोई बदलाव नहीं है, वही बरकरार है। और उसी के साथ, और जब तक राजनीति में रहूंगा, राजनीति करूंगा, उसी जन सेवा की सोच को लेकर ही करूंगा। तो दोस्तों, ये थे बलराज कुंडू, महम चौबीसी से पूर्व विधायक और हमेशा ये लोगों के बीच में रहने वाले। तो बलराज कुंडू से हमने पूरे मतलब हर सवाल वो पूछा जो जनता जानना चाहती है, और कुंडू साहब ने भी बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब उसी अंदाज में दिया जो जनता सुनना चाहती है। कुंडू साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओपी भाई।